स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें हम सेट 2 देख रहे हैं सोशल साइंस का हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। तो सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा गया है उसकी बात करें हम, तो यहाँ पे देखोगे आप, पहला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद में विश्व के प्रत्येक देश को जो है महान आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ा था। इसको इंग्लिश में आप लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिखेंगे हम, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड हैड टू फेस ग्रेट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, इसको देखिए, जाबर कौन होते थे और उनका कार्य क्या होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आंसर क्या हो जाएगा, जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए जो है सहायता करता था। ठीक है, इतना ही बहुत है। इसके बाद में जो है इसका आंसर हम यहां पे दे सकते हैं, ए जॉबर वाज एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड एम्प्लॉई, ही यूज्ड टू ब्रिंग पीपल फ्रॉम हिज विलेज एंड हेल्प देम टू सेटल डाउन इन द सिटी। इसके बाद जो थर्ड पर्सन है आपका उसको देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न जो है उसको देखें, तो इसमें क्या पूछा गया है इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण देने हैं। तो जीवाश्म ऊर्जा में जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है इसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम अगर इसकी बात करें सॉल्यूशन की, तो जीवाश्म ऊर्जा क्या होते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। आप इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ते जाना, फटाफट हम आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो चौथा क्वेश्चन है, किसी दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम बताने हैं। तो दो राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है, भारतीय जनता पार्टी जो अभी शासन कर रही है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, वो भी आप जानते हो कांग्रेस का अस्तित्व अभी फिलहाल खतरे में है। तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे इसका आंसर, जो कि आप देख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की चुनौती क्या है। तो राजनीतिक दलों के अधिकार नेता जो है राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं, जिनके कारण कई बार अनुभवहीन लोग जो है ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। यही जो है वंशवाद की चुनौती होती है। ठीक है ना, बिना अनुभव के जो है बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं और जो योग्य व्यक्ति है उनको जो है उसका चांस नहीं मिलता। तो हम जो है इसका आंसर इंग्लिश में लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे, मोस्ट ऑफ द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी प्लेस देयर क्लोज रिलेटिव and close members in high position in politics due to which many times inexperienced people reaches at high position. This is the challenge of dynasty. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसके में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, यहां पूछा गया है, वाणिज्य बैंक से आपका क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्य बैंक उन बैंकों कहते हैं जो लोगों से धन जमा लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। तो इसको जब हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इंग्लिश में क्या बोल देंगे, कॉमर्शियल बैंक्स आर दोज बैंक्स विच टेक मनी फ्रॉम पीपल एंड गिव लोन्स फॉर बिजनेस एंड अदर नीड्स। दूसरी आवश्यकताओं के लिए जो है ये जो आपको देता है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका पूछा क्या गया है, देखिए, वैश्वीकरण क्या है। तो विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को जो है वैश्वीकरण कहते हैं। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, हम शॉर्ट से शॉर्ट डेफिनेशन आपको देने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को कोई समस्या ना हो। तो सातवें प्रश्न की बात करें इंग्लिश में, तो ग्लोबलाइजेशन इज द इंटरकनेक्शन ऑफ इकोनॉमी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद जो है आपके आठवें प्रश्न की बात करते हैं, जो कि आपको सभी को पैटर्न में पहले उसमें बता चुका हूं, जिसमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कॉर्न लॉ से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्न लॉ। तो 18वीं सदी के अंतिम दशकों में सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर जो है रोक लगा दी थी। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ जो है कहा गया था। इसको अगर हम इंग्लिश में देख लें तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, कॉर्न लॉ का। तो कॉर्न लॉ का कुछ आंसर हम जो है इस तरह से दे देंगे, ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चंस के आंसर्स में हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में दे रहा हूं। In the last decades of 18th century, the government under pressure from the large landlords passed law prohibiting the import of maize. Maize को जो है कॉर्न बोलते हैं, मक्का बोलते हैं। The law by, या फिर इसको maize की जगह आप कॉर्न भी कर सकते हो, import of corn भी कर सकते हो। The law by which the import of corn was banned is called corn law. ठीक है, या maize कर सकते हो, कॉर्न कर सकते हो, दोनों एक ही चीज होती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 9वें प्रश्न की बात करते हैं, तो 9वें प्रश्न में पूछा गया, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों। संक्षेप में आपको बताना है, इसका आंसर तो बहुत बड़ा है लेकिन हम संक्षेप में डिस्कस करेंगे। मशीनों का युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहा था। जब मशीनें नहीं आई थी तो भारत के सूती कपड़े बहुत ज्यादा थे, मतलब प्रचलित थे। उसके बाद जो है उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, यहां से सबसे ज्यादा आयात निर्यात होता था और वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम हो गया और वे हाशिए पर चले गए। उन्होंने कौन सा नया जो है तट ढूंढा था, मुंबई में जो है उन्होंने तट अपना बसाया था। ठीक है, मुंबई कलकत्ता में उन्होंने अपना नया तट जो है वो बना दिया था, इसकी वजह से जो ये हाशिए पहुंच गया। तो हम छोटा जो इसने संक्षिप्त में बताया तो संक्षिप्त में इतना ही लिखेंगे, अगर बड़ा थोड़ा सा लिखना होता तो हम सारी डिटेल्स इसमें लिखते। इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो इंग्लिश में देखिए हम क्या करेंगे, बिफोर द एरा ऑफ मशीन्स इंडियन कॉटन फैब्रिक्स डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट। दैट टाइम द पोर्ट ऑफ सूरत वाज डोमिनेटेड बाय ए लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम देयर, बट व्हेन यूरोपियन कंपनी स्टार्टेड एक्सपांडिंग देयर फुटिंग, द एक्सपोर्ट ऑफ द पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ सूरत बिकेम डिक्रीज्ड एंड दे आर मार्जिनलाइज्ड। ठीक है, तो इस तरह से जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। तो 10वें प्रश्न में पूछा गया आपसे, भारत में प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम आपको बताने हैं। तो भारत के जो भी प्रमुख क्षेत्र हैं उनके हम बताएंगे। तो भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्र जो है वो झारखंड है आपका, ठीक है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको कोयला देखने को मिलता है, यहाँ पे कोयले की खान है, लोग यहाँ पे मजदूरी करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र में भी मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है, जिसमें रानीगंज कोयला क्षेत्र जो है पश्चिम बंगाल में है, ये बहुत फेमस है और देश का जो है 35% कोयला उत्पादन यहीं से होता है। झारखंड में झरिया कोयला क्षेत्र, धनबाद जिले में बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कोयला क्षेत्रों के नाम बता दोगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इंग्लिश मीडियम के लिए क्या सोल्यूशन रहेगा ये। तो इसमें बोला आपका हो जाएगा द नेम ऑफ द मेजर कोल फील्ड्स आर झारखंड, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। अपार्ट फ्रॉम दिस कोल इज आल्सो फाउंड मेनली इन मेनी रिवर वैलीज एरिया। रानीगंज कोल फील्ड इज द वेस्ट बंगाल दैट accounts for 35% of country's coal production. Jhajaria coal field in Jharkhand and Bokaro coal field located in Dhanbad district are the also countable. ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इसका आंसर लिख देंगे। अब आप देखते हैं हम हिंदी मीडियम का जो नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी मीडियम के लिए सॉल्यूशन हम हिंदी प्लस इंग्लिश के लिए लेके चल रहे हैं। इसके बाद जो 11वां प्रश्न है, राजनीतिक दलों के सुधार के उपायों के बारे में बताएं। तो यहाँ पे राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए आदेश जारी किया है। चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है और विधायकों और सांसदों को दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। इसको हम इंग्लिश वर्जन में देखते हैं। इफेक्टिव मेजर्स फॉर रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज आर ए लॉ शुड बी मेड to regulate the internal affairs of political parties. It should be made compulsory for political parties to maintain register of its members, or there should be a quota for women in the decision making bodies of the party, and there should be a state funding of elections. Data regarding caste, religion, OBC, ST, SC should be utilized during the election period in any form. 12वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया लोकतंत्र किस प्रकार वैध शासन व्यवस्था है। तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई नई सरकार नहीं बन सकती। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई शासन अल्पमत में आ जाती है या कोई सरकार जो है अल्पमत में आ जाती है तो उसे त्याग पत्र देना होता है और उसकी वैधता जो है खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम इसका आंसर लिख देंगे। इंग्लिश में इसका आंसर देखिए, डेमोक्रेसी इज ए लॉफुल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। नो न्यू गवर्नमेंट कैन बी फॉर्म्ड इन ए डेमोक्रेसी विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। इट इज पॉसिबल ओनली इन डेमोक्रेसी व्हेन ए गवर्नमेंट इज रिड्यूस्ड टू माइनॉरिटी, इट हैज टू रिजाइन एंड इट लूजेज इट्स अथॉरिटी एंड पावर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो विकास में ऋण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर के नया कारोबार शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर जो है सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंग्लिश मीडियम में हम लिखेंगे, क्रेडिट प्लेस ए क्रूशियल रोल इन कंट्रीज डेवलपमेंट बाय सैंक्शनिंग लोन्स, डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड फॉर इंप्रूवमेंट। दिस लीड्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट्स। ये सब कुछ बढ़ा देता है। एंड इनकम इंप्रूव्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इकोनॉमी। देयरफॉर क्रेडिट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। 14 नंबर में ऋण की शर्तों का उल्लेख करना है। तो ऋण 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 ठीक है, ऋण की शर्तों का जो है निम्नलिखित शर्तें हो सकती हैं। सेट 1 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो मैं जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस इजी से इजी देने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग जो है आसानी से इसको जो है लिख सके। तो यहाँ पर जो है ऋण की 3 शर्तें जो हमने बता दी है। ऋण लेने वाले को बैंक को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होता है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ ना कुछ जमा करना पड़ता है और ऋण लेने के लिए जो है गारंटर का होना आवश्यक है। सेट 1 में मैंने दूसरा सोल्यूशन बताया था। जो आपको अच्छा लगता है वो बेहतरीन सोल्यूशन आप लिख सकते हैं। सारे सोल्यूशन बेस्ट से बेस्ट बनाए जा रहे हैं आपके लिए। हम जो है ऋणों की शर्तों का उल्लेख, लोन टर्म्स रेफर्स टू द टर्म एंड कंडीशन इन्वॉल्विंग व्हेन बोरोइंग मनी। ठीक है, दिस कैन इंक्लूड लोन्स रीपेमेंट पीरियड, जो है लोन चुकाने का इसमें समय भी रहता है। द इंटरेस्ट रेट एंड फीस एसोसिएटेड विद द लोन, पेनल्टी फीस बोरोवर्स माइट बी चार्ज, जो है पेनल्टी भी लग सकता है अगर सही समय से जो है लोन नहीं चुकाया। एंड एनी अदर स्पेशल कंडीशन दैट में बी अप्लाई। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन में पूछा गया, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण आपको देने हैं। तो इस पे हमारा 2 उदाहरण जो है, पहला उदाहरण की हम बात करें, यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई, बोगियों का भार जो है उसको भी कम किया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचाया जा सके। उसके बाद जो दूसरा है, हम इसमें लिख सकते हैं 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप का मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्योंकि उस वक्त जो है मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं थी। मांस जो मीट की बात कर रहे हैं। नई तकनीक आ जाने के बाद में स्थिति बदल गई और पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन यानी कि फ्रिज का जो है जुगाड़ किया गया। रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित की गई, जिससे जल्दी खराब होने वाली चीजों को लंबी यात्रा पर ले जाया जा सकता था। तो इस तरह से जो है इसका ये सॉल्यूशन हो गया। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वर ग्रेटली इंप्रूव्ड और फास्टर ट्रेन्स वर क्रिएटेड एंड द वेट ऑफ बोगीज वाज आल्सो रिड्यूस्ड सो दैट एनी प्रोडक्ट कुड बी इजीली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम फार्म टू डिस्टेंट मार्केट एट लो कॉस्ट। और दूसरा जो था इसमें क्या था, वो था कि मीट वाज नॉट एक्सपोर्टेड फ्रॉम अमेरिका टू यूरोप अंटिल 1870s एज देयर वाज नो प्रॉपर टेक्नोलॉजी फॉर एक्सपोर्टिंग मीट एट दैट टाइम। विद द एडवांस न्यू टेक्नोलॉजी दिस सिचुएशन चेंज और द टेक्नोलॉजी ऑफ रेफ्रिजरेशन वाज इंस्टॉल्ड इन शिप्स शो दैट परसेबल यानी कि जो जल्दी खराब होने वाली थिंग्स कुड बी ऑल्सो बी कैरिड आउट ऑन अ लॉन्ग जर्नी। इसमें 16वां जो प्रश्न है, इसमें पूछा गया लोकतंत्र में
राजनीतिक दलों की भूमिकाओं की व्याख्या करें। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की निम्न भूमिकाएं हैं। राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ते हैं और यह कोशिश करते हैं कि चुनाव में उनका ही उम्मीदवार जो है जीत हो, उसके ही उम्मीदवार जीते। साथ ही साथ दूसरा है, ये राजनीतिक दल जो है देश में व्याप्त समस्याओं को जनता के सामने रख करके जनता में अपनी जागरूकता पैदा करते हैं। राजनीतिक दल देश के कानून के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष जो अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए जनता की सुख सुविधाओं का जो है सुख सुविधाओं के लिए विभिन्न कार्य भी करते हैं। राजनीतिक दल जो है चुनाव लड़ करके सरकार को गठित करते हैं। राजनीतिक चुनाव में हारने वाले दल जो है विपक्ष की भूमिका अदा करते हैं। इस प्रकार वे सरकार पर जो है अंकुश रखते हैं और साथ ही साथ जो है इसके अलावा जो है राजनीतिक दल जनता को अपने भाषणों के माध्यम से सरकार की नीतियों से परिचित कराते हैं, जिससे जनता को राजनीतिक शिक्षा प्राप्त होती है। सरकारी दल कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और राजनीतिक दल जो है मतदाताओं के समक्ष विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को रखते हैं जिनमें जनता अपनी पसंद का चुनाव करती है। तो इस तरह से ये पॉइंट जो है आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें पहला जो हम इंग्लिश मीडियम के लिए लिखेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड ट्राई टू एंश्योर देयर कैंडिडेट विंस द इलेक्शन, और दूसरा है these political parties create awareness among the people by keeping the problems prevailing in the country in front of the public. Next जो है political parties play an important role in the law making of the country. इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू क्रिएट देयर गुड इमेज इन द फ्रंट ऑफ द पब्लिक टू गेट वोट्स, जो है उनको वोट प्राप्ति के लिए जो अपनी छवि अच्छा बनाते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज फ्रॉम द गवर्नमेंट बाय कॉन्टेस्टिंग इलेक्शन, और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है, सरकार का गठन करती है, जो हिंदी में बताया था वही है। और द लूजिंग पार्टी इन इलेक्शन प्लेज द रोल ऑफ ऑपोजिशन, दस दे करब द गवर्नमेंट। और उसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज मेक अवेयरनेस इन द पब्लिक अबाउट द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू देयर स्पीचेज, जो भी वो भाषण देते हैं उसके द्वारा, और थ्रू विच द पब्लिक गेट्स पॉलिटिकल एजुकेशन, और इसके द्वारा जो है राजनीति शिक्षा जो है पब्लिक को मिलती है। दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन और उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं या स्थापित करती हैं? तो पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाइयां स्थापित करती हैं जो बाजार के नजदीक हो, जहां कम लागत कुशल और अकुशल श्रम उपलब्ध हो। ठीक है, कुशल जो भी उनको जैसी जरूरत है उस तरह के श्रम हो, और जहां उत्पाद के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकार की नीतियों पर भी नजर रखती है और जो उनके हितों का देखभाल करती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन देशों की स्थायी कंपनियों के साथ जो है संयुक्त रूप से उत्पादन करती है, जो वहां की कंपनियां होती है, तो दूसरी जो एमएनसी बाहर की कंपनियां आती हैं उनके साथ में मिलकर के निवेश करती हैं। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उनके बाद उसका उत्पादन का प्रसार करना होता है। उसके अलावा जो है विकसित देशों की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटी उत्पादकों को जो है उत्पादन का ऑर्डर देती हैं। साथ ही साथ जो है वे जैसे कि वस्त्र, चप्पल, जूते एवं खेल के सामान जो है ऐसे उद्योग है जहां विश्व भर में बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा उत्पादन किया जाता है, तो इनको जो है ये उत्पादन के लिए बोलती हैं। और साथ ही साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन उत्पादों की आपूर्ति की जाती है, फिर इन्हें जो है वो अपने ब्रांड के नाम से जो है ग्राहक को बेच देते हैं, क्योंकि हर चीज जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं बनाती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां काफी महंगी महंगी चीजें बनाती है, कार, बाइक्स, ये सब खिलौने जो है छोटी छोटी कंपनियां बनाती है, जिनका नाम आप जानते भी नहीं हो, आपने सुना भी नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो मार्केट में बिकती है दूसरे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पैटेंट के थ्रू। वो अपना लोगो लगा देते हैं और बेच देते हैं। यहां पर इंग्लिश में हम एमएनसी सेटअप ऑफिस एंड फैक्ट्रीज टू प्रोडक्शन फॉर प्रोडक्शन इन रीजन्स वेयर दे कैन गेट चीप एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, चीप लेबर एंड अदर रिसोर्सेज। उसके अलावा जो है यहां पर हो जाएगा एमएनसी सेलिंग is finished product globally across various countries and goods and services are also being produced globally across various countries. The production process is divided into small parts and spread out across the globe. उसके अलावा जो है MNC set up production jointly with the local companies, or the most common route for MNC investment is to buy these local companies and to then expand the production, and then the large MNCs development countries place order for production with the small producers. तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। इसमें 18वां प्रश्न पूछा गया, प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन करना है। तो जब किसी खेत के केवल इतनी उपज होती है, जब किसी खेत से केवल इतनी उपज होती है कि उससे परिवार का पेट ही किसी तरह से भर जाए, तो ऐसी खेती को जो है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़ों पर की जाती है, आदिम औजार और परिवार की सहायता से इस तरह की खेती जो है की जाती है। इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर और जमीन की प्राकृतिक उर्वरता पर जो है निर्भर करती है। ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता है। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता है, तो गेहूं के दिनों में गेहूं ही रोपा जाता है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को कर्तन दहन खेती या कर्तन दहन जो है कृषि प्रणाली भी कहते हैं। इसके लिए सबसे पहले जमीन के किसी टुकड़े की वनस्पति को काटने के बाद उसे जला दिया जाता है, और वनस्पति जलाने से बनी हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। उसके बाद जो है फसल उगाई जाती है। किसी भूखंड पर यानी किसी जमीन पर 2-4 बार खेती करने के बाद उसे जो है परती छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो अनउपजाऊ उस समय हो जाती है, और इसके बाद जो है फसल उगाई जाती है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने किसी भूखंड पर अच्छा, और उसके बाद नए भूखंड को खेती के लिए जो तैयार किया जाता है, उसके बगल में जो जगह होगी उसको तैयार करेंगे या अलग जगह पे तैयार करेंगे। इस दौरान परती छोड़ी गई जमीन को जो है इतना समय मिल जाता है कि उसकी खोई हुई जो उर्वरता है वो प्राकृतिक तरीके से वापस हो जाए। इसको इंग्लिश में कुछ इस तरह से लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल
patches of the land or primitive tools and family community labor are used in this type of farming. The farming mainly depends on the monsoon and natural fertility of the soil, crops and grown as per the suitability of the environment condition. This is also called slash and burn agriculture. A patch of land is cleared by the slashing the vegetation and the slash plant and are burnt. The ash thus obtained is mixed with the soil and crops are grown. This type of farming produces just enough crop to sustain the family. मतलब इतनी ज्यादा इसकी खेती नहीं होती है, केवल अपना परिवार पाल सके ऐसा होता है. After a couple of seasons, the patch of left follow as a new patch of land and is prepared for farming. This allows the earlier patch of the land to replenish its fertility through the natural process. इस तरह से ये आंसर हो गया. अब बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की तरफ. 19वें प्रश्न में आपका सेट 1 का ही प्रश्न दिया गया है, जिसमें आपका अजमेर, आयरन एरिया, विशाखापट्टनम, मैंगलोरी, हजारूबाद जो है सब कुछ बताना है, जो मैंने आपको सेट 1 में ही बताया हुआ है. ठीक है ना, सब्जेक्टिव का सेट 1 हमने करा था, तो उसमें मैंने आपको ये सब चीजें बता दी थी. ठीक है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, अजमेर जो है 1 नंबर पे दिखा दोगे, इधर साइड में लिख दिया हजारीबाग जो है 2 नंबर पे आप दिखा दोगे. ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर पे हजारीबाग आ जाएगा, 3 नंबर पे लोह अयस्क जो है क्षेत्र आपका उड़ीसा ये आ जाएगा. उसके अलावा जो है आपका विशाखापट्टनम 4 नंबर पे आ जाएगा. ठीक है, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और 5 नंबर पे आपका मैंगलोरी कर्नाटक में है जो वो आ जाएगा. तो इस तरह से ये आपका सॉल्यूशन हुआ. आप चाहे तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. सारी पीडीएफ जो है अपलोड की जा रही है वेबसाइट पे, उनको आप जो है देख सकते हैं. तो यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश वर्जन जो सॉल्यूशन है उसको देख लेते हैं. तो यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला आपका अजमेर, दूसरा वाला हजारीबाग, तीसरा वाला आयरन और फील्ड उड़ीसा, फोर्थ वाला जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एंड मैंगलुरु कर्नाटका. तो यहाँ पे आपको जो है बस बता देना है राजस्थान में है, ये आपका जानते ही हो आपका झारखंड में है, ये आपको पता ही है उड़ीसा में है, ये वाला जो है आपका आंध्र प्रदेश में है और ये वाला आपका कर्नाटका में है. तो इस तरह से ये आपको आंसर्स देने थे. आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी. थैंक यू वेरी मच. और जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें. आपके मोर टू मोर सेट्स आते रहेंगे पर डे, कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा ताकि आप लोग बेहतरीन तैयारी कर सके. और इनके आंसर्स पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ और साथ ही साथ लिंक आपको दिखाई दे रही है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. वंस अगेन शेयर करना बिल्कुल ना भूलें.